गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था ऊष्मा और ताप टॉपिक स्टार्ट किया था। तो हम कहाँ तक कर देख लिए थे? हमने ऊष्मा जो संचरण की विधियाँ हैं वहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे, थर्मामीटर देखेंगे। ऊष्मा संचरण की विधि देखा था और किरचॉफ का क्या देखा था? नियम देखा था। किरचॉफ का नियम क्या था कि जो जितना अच्छा उत्सर्जक होगा उतना ही, जो जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? उत्सर्जक होगा। मतलब ऊष्मा का कौन कितनी अच्छे से ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद कौन उसको अच्छे से क्या करेगा? वापस उत्सर्जित करेगा। मतलब कि जो जल्दी गर्म होगा वही जल्दी ठंडा भी होगा। जो जितना जल्दी ऊष्मा ग्रहण करेगा उतना जल्दी त्याग भी देगा। ठीक है, ये देखे थे। तो इसके लिए हम दो उदाहरण ले लेते हैं, मान लो समझने के लिए। और मान लो एक लोहे का क्या लिए, हम लोहे का बेंच लिए, एक लकड़ी का बेंच लिए। उसको हम रात भर ठंड में रख दिए। अब हम जाके बैठेंगे तो कौन ज़्यादा ठंडा रहेगा? जो लोहे का बेंच है वो लकड़ी की अपेक्षा ज़्यादा क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि वो ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। और लकड़ी जो है ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। मतलब वो उतना अच्छे से क्या करते हैं, उसको ऊष्मा को ग्रहण नहीं करता है। और यही अगर हम गर्मी के दिन में करते हैं, गर्मी के दिन में अगर हम लोहे के बेंच और जो लकड़ी के बेंच है उसको हम छत में रख देते हैं धूप में, फिर 12 बजे जाके अब बैठेंगे उसमें, तो कौन ज़्यादा गर्म रहेगा? जो लोहे का बेंच रहेगा वो ज़्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि वो ऊष्मा का क्या है? अच्छा चालक होता है। ठीक है, यही किरचॉफ का नियम बोल रहा है, जो जितना अच्छा क्या होगा? अवशोषक होगा वही अच्छा उत्सर्जक होगा। अब हम थर्मामीटर के टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, थर्मामीटर। ठीक, इसका जो आविष्कार है, इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? इसका आविष्कार सबसे पहले गैलीलियो ने किया। किसने किया? गैलीलियो ने। ठीक, लेकिन यह सफल नहीं थी। प्रथम जो पहला थर्मामीटर था उसका आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया, लेकिन ये क्या थे? सफल नहीं थे। ठीक है, और जो व्यावसायिक रूप से थर्मामीटर का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? वो थे फ़ारेनहाइट थे। कौन थे? फ़ारेनहाइट। ठीक, व्यावसायिक रूप में थर्मामीटर का प्रयोग, व्यावसायिक रूप में थर्मामीटर का प्रयोग फ़ारेनहाइट ने किया। किसने किया? फ़ारेनहाइट ने किया। ठीक, ये हुआ। अब हम देख लेते हैं जो बाकी ताप मापने का क्या है? पैमाना है। कौन कौन सा है? देखो, एक है सेल्सियस है। ठीक, सेल्सियस हुआ। सेल्सियस के बाद है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। ठीक, इसका जो मिनिमम ताप बोले या इसकी द्रवणता या इसका फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों एक ही है। मिनिमम कितना माप सकता है ये, या इसकी द्रवणता या इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, और मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम का क्या होगा? इसका अधिकतम मान कितना होगा, इसका क्वथनांक कितना होगा, या इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा सेल्सियस में। सेल्सियस का जो मिनिमम जो मान होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 0। मैक्सिमम कितना होगा? 100 सेल्सियस। ठीक, फ़ारेनहाइट का जो मिनिमम होता है वो होता है 32 फ़ारेनहाइट, और इधर आ जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक, केल्विन का होता है 273 केल्विन, और मैक्सिमम में होता है 373 केल्विन। र्यूमर का जो मिनिमम होता है वो होता है 0 र्यूमर। ठीक, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 280 र्यूमर। ये क्या हो गया? जो सेल्सियस का मिनिमम कितना तापमान माप सकते हैं? 0 से 100 फ़ारेनहाइट,
जो है वो 32 से 212 तक, केल्विन जो है 273 से 373 तक, और जो र्यूमर है 0 से 280 तक, कितना तक 280 तक क्या कर सकता है, ये माप सकता है। ठीक, तापमान को, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि सेल्सियस में, मतलब सेल्सियस में ही जल का, ये क्या हो गया, जल का जमाव सेल्सियस में देखेंगे कितना होगा। ठीक, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इसमें जल का जमाव देखो, जल का जमाव इसमें होगा 0 सेल्सियस में जल जमेगा। फ़ारेनहाइट में कितने में जमेगा बोलेंगे तो फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट रहेगा, तब क्या होगा, जल जम जाएगा। और केल्विन में 273 केल्विन में क्या होगा, जल जम जाएगा। सेल्सियस में जल कब जमेगा, 0 सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट में, केल्विन में 272 केल्विन में क्या हो जाएगा, जल जम जाएगा। मतलब इस तापमान पर क्या होगा, जल जम जाएगा। और जल उबलेगा कब, देखो जब 100 सेल्सियस पर जल क्या होगा, उबलने लगेगा। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट में जल उबलने लगेगा, और केल्विन में 373 केल्विन में जल क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा। ठीक, ये हुआ। आप लोग देख रहे होंगे जो इन लोगों का मिनिमम पॉइंट, जो इनका मिनिमम तापमान है वही क्या है, उसी तापमान में जल क्या रहा है, जम रहा है। और जो इनका मैक्सिमम तापमान है उसी तापमान में क्या हो रहा है, जल उबल रहा है, मतलब गर्म हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे, गर्म हो रहा है इसको, एक मिनट मैं देख के बताती हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बोल गई थी, हिंदी मीडियम से है ना थोड़ा, तो इंग्लिश उतना याद नहीं रहता। तो ये क्या है, जो उबलता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का ताप, मतलब जो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो जो सेल्सियस में होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फ़ारेनहाइट में होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और जो केल्विन में होगा तो केल्विन में होगा 310 केल्विन। ये मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सामान्य जो तापमान होता है, रूम का टेम्परेचर, कमरे का तापमान, कमरे का ताप, अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट का अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 80.6 फ़ारेनहाइट सेल्सियस। और जो केल्विन का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक, 300 केल्विन, इतना क्या होगा, जो कमरे का तापमान है वो नॉर्मल, अगर नॉर्मल तापमान रहेगा तो सेल्सियस में वो उस तापमान को क्या कहते हैं, कमरे के नॉर्मल तापमान को सेल्सियस में बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोलते हैं 18.6 सेल्सियस, और केल्विन बोलते हैं 300 केल्विन। ठीक, ये क्या हो गया, जल का जो जमाव है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना कितना होता है। जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना कितना होता है। मानव शरीर का तापमान जब नॉर्मल रहता है तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में उसका जो
संख्यात्मक मान कैसे रहता है ये बता दिया गया, और कमरे के जो नॉर्मल तापमान रहता है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या क्या रहता है ये बताया गया है। ठीक है, अब इन सभी जो माप है उसमें जो संबंध स्थापित होते हैं, जो ये विभिन्न पैमाने हैं इसमें जो संबंध स्थापित हो रहा है, संबंध स्थापित करना है उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, और एक और चीज देख लेते हैं हम। देखो, जो सेल्सियस है ना, सेल्सियस उसका प्रयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं, जो फ़ारेनहाइट है उसका प्रयोग चिकित्सक लोग करते हैं। ठीक है, और जो केल्विन होता है, केल्विन पैमाना, इसका भी प्रयोग वैज्ञानिक लोग ही करते हैं। ठीक है, जो सेल्सियस का प्रयोग वैज्ञानिक, सेल्सियस और केल्विन का प्रयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं, और जो फ़ारेनहाइट होता है उसका प्रयोग चिकित्सक लोग करते हैं। फ़ारेनहाइट का प्रयोग करने का जो रीज़न है ये है कि वो ना तापमान में छोटे से छोटे परिवर्तन को जल्दी से बताता है। ठीक है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं हम? फ़ारेनहाइट का, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान एकदम अचानक से बढ़े, मतलब धीरे धीरे हमको फीवर चल रहा है। ठीक है, फीवर हो रहा है, होते जा रहा है, अब वो बता ही नहीं रहा है, जो हल्का फुल्का परिवर्तन हो रहा है। अब एकदम 108 पहुंचने के बाद तुरंत दिखा रहे 108, तब तक तो काम खत्म हो जाएगा ना। इसलिए ये जो फ़ारेनहाइट है वो छोटे से छोटे परिवर्तन को ही बताता है, जो तापमान में हमारे शरीर में परिवर्तन होता है उसको। इसलिए हम चिकित्सा लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर के रूप में फ़ारेनहाइट वाले को ही यूज करते हैं, क्योंकि वो छोटे से छोटे परिवर्तन को जल्दी जल्दी बताता है इसलिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो क्या होगा इसमें, इसका जो संबंध होता है इस प्रकार होता है, देखना। ठीक, सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9 इक्वल टू ये हो जाएगा केल्विन -273/5 इक्वल टू R/4। ठीक, ये इसमें संबंध स्थापित हुआ है। क्या है इसमें संबंध स्थापित हुआ है। ये संबंध कैसे आया ये देखना। देखो, सेल्सियस में जब हम क्या करेंगे, मिनिमम इसका ताप है उसको घटाएंगे, उसके बाद नीचे में मैक्सिमम माइनस क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, मिनिमम को घटाएंगे, और जो नीचे है उसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे। इसमें भी मिनिमम जो इसका ताप है उसको घटाएंगे, और यहाँ नीचे में मैक्सिमम माइनस क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। इसमें भी मिनिमम को क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम माइनस मिनिमम करो, मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो, जो सेल्सियस का सबसे मिनिमम ताप क्या होता है, ये माइनस है ना, 0 ये लिखे, और सबसे मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, 100। माइनस क्या होगा, मिनिमम को घटाना है, मतलब 0। ये संबंध कैसे प्राप्त हुआ है मैं इस हल से आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर फ़ारेनहाइट का मिनिमम तापमान होता है 32, मैक्सिमम होता है 212। ठीक, और मिनिमम इसमें क्या होगा, 32 इक्वल टू केल्विन, मिनिमम क्या होगा केल्विन का 273, मैक्सिमम होगा 373, माइनस करेंगे मिनिमम को तो 273। र्यूमर का जो मिनिमम तापमान होता है 0, और मैक्सिमम होता है 280, माइनस मिनिमम को ऐसे घटाए हैं। ठीक, जो ये हम लिखे हैं वही में उसी में मान को पुट कर दिए हैं। मिनिमम क्या हुआ 0, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम क्या है 100, 0, सब में वही काम किए हैं। ठीक है, तो अब हम इधर देखते हैं।
अब ऊपर ऊपर देख रही हूँ, ठीक है। इसी को मैं देखो, सेल्सियस से हम 0 को घटा रहे हैं तो हमको सेल्सियस मिल जाएगा। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा और 0 कोई मतलब नहीं होता, ठीक। यहाँ बटे में मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाएं, 0 है मिनिमम, क्या आएगा 100 आएगा, ठीक। इक्वल, अब फ़ारेनहाइट -32 जो मिनिमम मान है वो लिखे हैं। अब 212 माइनस क्या है 32, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 - 2 = 0, ठीक। और 11 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, 10, 9, तो यहाँ पर हमारे पास 8 बचा, ठीक। और जो हम हासिल लिए उसको इधर वापस करेंगे, फिर ये बाई 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब हम एक ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखो जो 373 में से किसको माइनस करेंगे 273 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ठीक। अब ये वैसा का ही वैसा आ गया, ठीक। ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम सब में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि सब से भाग चला जाए, ठीक। सब में क्या करेंगे हम ऐसी संख्या का क्या करेंगे गुणा करेंगे कि भाग चला जाए। क्या या ऐसा बोल सकते हैं यदि संख्या बराबर है तो उसे समान संख्या का गुणा या भाग दिया जा सकता है, ठीक। यदि संख्या बराबर है तो उसे समान संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, तो हम इसमें 20 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, गुणित 20 इक्वल टू गुणित 20 इक्वल टू ठीक। अब देखो ये कटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, यहाँ हमें मिला सेल्सियस बाई 5, ये आ गया, ठीक। यहाँ हम कटा रहे हैं, ये कटा 2 एकम 2, 2 निया 18, तो हमें क्या मिला फ़ारेनहाइट से -32/9 मिल गया, ठीक। फिर यहाँ से कटा रहे हैं, ये कटा, ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हमको ये केल्विन वाला मिल गया। और यहाँ से जब हम कटाएंगे ये कटा, ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक। फिर एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, अच्छा सॉरी, मैं जो 280 एक मिनट ना, ह्यूमर, आप एक सुधार लेना, ठीक है। मेरे से एक गलती हो गया है, जो र्यूमर का अधिकतम मान जो है ना वो 280 नहीं होता है, वो केवल 80 होता है, ठीक है। जो 280 जो मैं लिख दी हूँ ना वो क्या है सिर्फ 80 है। एक बार मैं वो चार्ट और बना देती हूँ, ठीक है।
सेल्सियस हो गया, सेल्सियस, सेल्सियस के बाद है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के बाद केल्विन, केल्विन के बाद है रीमर। यह है मिनिमम और यह है मैक्सिमम। ठीक, तो ये हो गया 0, इसका मैक्सिमम हो गया 100। ये है 32, इसका जो मैक्सिमम है वो है 212। ये है 273, यह है 373 और इसका होता है 0 और ये लास्ट में ये है, ये वाला सही है। ठीक है, आप इसको बनाना। ये क्या है, ये वाला सही है। तो यहाँ पर हम ये वाला बनाना है आप लोगों को। ठीक, ये आएगा यहाँ पर 80। ठीक, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ये 80 और यहाँ पर भी रहेगा 80। तो ये गुणा 20, तो ये कटा तो ये कम हो, 2 दूनी 4, तो यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, एक गलती हो गया था, यही जो मैंने इसको 280 लिख दिया है और मैंने अपने नोट्स में इसको गलती से शायद 280 लिख डाली हूँ मैं। और इधर, हाँ, इधर सॉल्व करने के समय ठीक है, इसी कारण मेरे से गलती हुआ कि मैंने अपने नोट्स में भी इसको थोड़ा गलत ही लिख दिया है। ठीक, इसका जो अधिकतम तापमान होता है र्यूमर में वो होता है 80। ठीक, बाकी सब ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, पहले यहाँ ये संबंध ऐसा रहेगा। ठीक है, हम यहाँ से हल करना स्टार्ट किए हैं, यहाँ से हल करके हम ये प्राप्त किए हैं। ये जो 2 लाइन ऊपर का है वो हल होगा तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और मैंने सही वाला भी कॉलम यहाँ बना दिया है, सिर्फ एक चीज़ गलत था, उसको ठीक करके लिख लीजिएगा। ठीक, अब ये संबंध हमको प्राप्त हो गया तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ और जो है वो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जो पृथ्वी का तापमान होता है वो कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, कमरे का तापमान कितना होता है, ठीक, कमरे का तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हुआ, ये कमरे का तापमान हुआ। ठीक, और जो नॉर्मल तापमान होता है, नॉर्मल तापमान वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का होता है 15 डिग्री सेल्सियस, कमरे का होता है 27 डिग्री और जो नॉर्मल तापमान होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ये होता है। और कौन सा तापमान बताना है हमें, ये हो गया। हाँ, बॉडी का तापमान हम लोग देख चुके हैं उसमें, यहाँ एक बार और बता देती हूँ मैं। शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है। ठीक, और जो स्टैंडर्ड जो ताप एंड प्रेशर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक, और जो हमारा जो ब्लड है वो 40 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, जमता है। जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड वो कितने में जमता है, ये 40 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, जमता है। कौन, रक्त, जो हमारा रक्त है इस तापमान पर क्या होता है, जम जाता है 14 फ़ारेनहाइट पर। और -14 फ़ारेनहाइट और -14 सेल्सियस, ये दोनों तापमान क्या होता है, बराबर होते हैं। फ़ारेनहाइट में भी बराबर रहेगा और सेल्सियस,
-40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -14 सेल्सियस। ये दोनों तापमान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का तापमान 15 सेल्सियस, कमरे का तापमान 27 सेल्सियस होता है। ठीक, नॉर्मल तापमान बोलेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा रक्त जो है वो 14 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, जम जाता है। -14 फ़ारेनहाइट -14 सेल्सियस के क्या होते हैं, बराबर होता है। दोनों का जो सेल्सियस का तापमान और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, ये आपस में ये दोनों तापमान बराबर होते हैं। ठीक, ये हो गया। बॉडी का तापमान बोलेंगे तो 37 क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। और फ़ारेनहाइट में क्या है, 98.6 फ़ारेनहाइट है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्या है, 50 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। क्वेश्चन क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसी संबंध से सॉल्व करेंगे जो हम अभी निकाले थे। ठीक है, तो हमें किसका किस संबंध का जरूरत है, सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट के बीच संबंध है उसका बस जरूरत है। सबको लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत रहेगा उसी बस को लिखेंगे। ठीक, तो सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। हमको इस दोनों का बस जरूरत है, क्योंकि हमको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सेल्सियस की जगह में जो मान दिया सेल्सियस का उसको हम लिख दिए। ठीक, बाई 5 फ़ारेनहाइट माइनस ये हुआ, ये कटा, ये इधर क्रिया का गुणा होगा, ये क्या होगा, 90 हो जाएगा। और ये जो फ़ारेनहाइट -32 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा इसके साथ, हमें क्या मिल जाएगा, तो जो 50 सेल्सियस ताप है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 122 होता है। जो 50 सेल्सियस ताप है, 50 डिग्री सेल्सियस ताप है, वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 122 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या क्वेश्चन है, किसी तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 2 गुना होगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 2 गुना होगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 2 गुना होगा। ठीक है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 2 गुना होगा। माना F इज इक्वल टू 2C। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 2 गुना होगा, तो F इज इक्वल टू 2। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम समीकरण बनाए कि F इज इक्वल टू 2 सेल्सियस। ठीक, अब हम जो संबंध है उससे हम हल करना स्टार्ट करते हैं। F -32/9 इज इक्वल टू 5। ठीक, ये संबंध है। अब यहाँ हमें समीकरण 1 से हमें F इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया है, 2C/9 इज इक्वल टू 5। इधर गुणा होगा, इधर 9C, तो 10C में से 9C जाएगा और इधर जाके हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा 160। सेल्सियस में क्या है, क्या निकला, 160। अब इसी जो C सेल्सियस का मान मिला है उसको समीकरण
1 में रखेंगे। ठीक, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 160, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। ठीक, पहले क्या क्या बोला है, किसी तापमान पर फ़ारेनहाइट, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 2 गुना है, तो माना कि फ़ारेनहाइट 2 सेल्सियस ताप पर 2 गुना रहेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो संबंध है उसको लिखे। उसके बाद यहाँ से हमको फ़ारेनहाइट इज इक्वल क्या मिला 2C, तो फ़ारेनहाइट के हम 2C लिख के सॉल्व करेंगे तो हमको वो ताप पता चल जाएगा जिस पर जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस का 2 गुना होगा। ठीक, एक क्वेश्चन भी हो गया। एक मिनट, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। ठीक, 70 सेल्सियस को केल्विन में बदलिए बोल रहे हैं। C/5 इज इक्वल टू के माइनस 77/5। ठीक, तो पहले जहाँ पर सेल्सियस है वहाँ सेल्सियस का जो मान दिया उसको रखेंगे, फिर 5 इज इक्वल टू के माइनस 273/5, ये कटा। ठीक, अब 270 प्लस 273 इज इक्वल टू के, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 3 क्या मिला 343। जब हम 70 सेल्सियस को केल्विन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। एक सिंपल सा फार्मूला भी है, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलने बोले, किसको सेल्सियस को केल्विन में, तो उसमें 273 जोड़ दो, और यदि केल्विन को सेल्सियस में बदलने बोले, केल्विन को सेल्सियस में बदलने बोले तो उसमें 273 माइनस कर दो। क्या कर दो 273 माइनस कर दो, ये हुआ। और जब केल्विन में जो 0 तापमान होता है उसको क्या बोलते हैं परम शून्य तापमान, उसको क्या कहते हैं परम शून्य तापमान। जो केल्विन में 0 सेल्सियस तापमान होता है उसको परम शून्य तापमान कहते हैं। उसको सेल्सियस में क्या कहते हैं -273 कहते हैं। उसी तापमान को क्या कहते हैं -273। जो तापमान को केल्विन में परम शून्य तापमान कहते हैं उसी को, मतलब जैसे K इज इक्वल टू 0, केल्विन इज इक्वल टू 0 में इसको क्या कहते हैं परम शून्य तापमान कहते हैं। तो परम शून्य तापमान सेल्सियस में किसको कहेंगे, सेल्सियस में, तो सेल्सियस में -273 को परम शून्य तापमान कहते हैं। क्योंकि किसी भी मान को अगर हमको दिया गया है उसको हमको किसमें बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे उसमें 273 घटाएंगे, और अगर उसको केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब देख ही लो कैसे आया है। ठीक है, सेल्सियस बाई 5 केल्विन माइनस यहाँ पर 273 बाई यहाँ पर कितना है 5, ये कटा, ये है 0 के को सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो 0 केल्विन का मान इस जगह में 0 रखेंगे -273, तो ये क्या आ जाएगा -273। मतलब 0 केल्विन का आपको सेल्सियस में बदलना है तो क्या हो जाएगा -273। ठीक, ये हुआ।
जो 0 केल्विन ताप होता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं, और सेल्सियस में परम शून्य ताप किसे कहेंगे, तो उसको कहेंगे -273 को। सेल्सियस में -273 को परम शून्य ताप कहेंगे, केल्विन में जो 0 है उसी को परम शून्य तापमान कहेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। क्या है, एक अशुद्ध थर्मामीटर 129 फ़ारेनहाइट मापता है। एक अशुद्ध थर्मामीटर 129 फ़ारेनहाइट मापता है, 129 फ़ारेनहाइट मापता है, तथा शुद्ध थर्मामीटर 50 सेल्सियस मापता है, तथा शुद्ध थर्मामीटर 50 सेल्सियस मापता है, 50 सेल्सियस मापता है। तो दोनों में बताइए कितने डिग्री गलत है। तो दोनों में बताइए कितनी डिग्री गलत है। ये है एक शुद्ध थर्मोमीटर 129 फ़ारेनहाइट मापता है, तथा एक अशुद्ध थर्मोमीटर 129 फ़ारेनहाइट मापता है, तथा शुद्ध थर्मोमीटर 50 सेल्सियस मापता है। तो दोनों में बताइए कितनी डिग्री गलत है। तो हम क्या करेंगे, जो शुद्ध वाला दिया है उससे हम निकालेंगे पहले फ़ारेनहाइट का मान, उसके बाद दोनों में तुलना करके पता कर लेंगे कि कितने डिग्री का गलत बताया गया है। तो पहले हम यहाँ पर संबंध को लिखेंगे, सेल्सियस बाई 5 फ़ारेनहाइट -32/9। ठीक, तो जो मान दिया है 50 सेल्सियस उसको हम लिख लिए। इधर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ये कट जाएगा पहले, तो ये आएगा यहाँ पर, ये हुआ। कितना आया, अशुद्ध कितना टापा, अशुद्ध थर्मोमीटर कितना मापा था 129 फ़ारेनहाइट, और जो शुद्ध मान सेल्सियस का जो शुद्ध मान है उसको रख के हम जब फ़ारेनहाइट निकाले तो कितना है 122। तो कितने डिग्री का वो था गलत, तो 129 में से 122 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 29 है, यहाँ पर 22 है ना, 7 फ़ारेनहाइट का क्या है इसमें अंतर होगा। ठीक, 7 फ़ारेनहाइट डिग्री ये गलत मापे थे, ये निकल गया। और जो मैंने बताया वहाँ अभी वही लिखा है यहाँ पर, वह तापमान जिसे के में मापा गया हो परम तापमान कहलाता है। वह तापमान जिसे हम के में नापते हैं केल्विन में, वो परम तापमान कहलाता है। परम शून्य ताप = 0। फिर उसी को रख के दिखाया है कि सेल्सियस में जो परम शून्य ताप होगा वो -273 कैसे आया, जैसे मैंने रख के बताया था वो। फिर परम शून्य ताप में, परम शून्य ताप को 0 सेल्सियस में -273 कहते हैं। ठीक, ये हो गया। आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लो, आप लोग बना के कमेंट में आंसर बताना। कोई शुद्ध थर्मामीटर किसी व्यक्ति का तापमान 50 सेल्सियस मापता है। कोई शुद्ध थर्मामीटर किसी व्यक्ति का तापमान 50 सेल्सियस मापता है, जबकि अशुद्ध थर्मामीटर 125 फ़ारेनहाइट मापता है। जबकि अशुद्ध थर्मामीटर 125 फ़ारेनहाइट मापता है। तो फ़ारेनहाइट में कितने फ़ारेनहाइट की गलती है, तो फ़ारेनहाइट में कितने फ़ारेनहाइट की गलती है ये बताना है आपको। ठीक है,
एक बार और सुन लो। कोई शुद्ध थर्मामीटर किसी व्यक्ति का तापमान 50 सेल्सियस मापता है, जबकि अशुद्ध थर्मामीटर 125 डिग्री फ़ारेनहाइट मापता है, तो फ़ारेनहाइट में कितनी गलती किया है। ठीक, ये आपको निकाल के बताना है। ये हुआ। अब हम देख लेते हैं तापमापी कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तापमापी। ठीक, तापमापी कितने प्रकार के होते हैं? तापमापी मतलब बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला द्रव ताप मापी। ठीक, द्रव ताप मापी, इसमें पारे का उपयोग किया जाता है। जो द्रव ताप मापी होता है उसमें पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक, पारा जो पारा होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है। -39 डिग्री पर क्या होता है? ये जम जाता है और ये 367 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकता है। ठीक, इसीलिए जो ठंडा स्थान होता है वहाँ एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो पारा है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है। इसीलिए जो ठंडा स्थान होता है वहाँ एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और जो एल्कोहल होता है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जो एल्कोहल होता है -115 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये जमता है। ठीक, द्रव तापमापी में सामान्यतः हम पारे का उपयोग करते हैं, जो -39 सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है। इसीलिए जब ठंडा प्रदेश होता है उसमें एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एल्कोहल जमता है -115 सेल्सियस डिग्री पर जमता है। ठीक है, ये हुआ। अब पारे का उपयोग करने का कारण क्या क्या है? तो पारे का उपयोग करने का रीजन ये है, सबसे पहले वो क्या होता है? ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, चमकीला तथा क्या होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है, चमकीला तथा अपारदर्शी होता है, जिससे पाठ्यांक नोट करना आसान होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, चमकीला तथा अपारदर्शी होता है, जिससे पाठ्यांक नोट करना आसान होता है, वाष्पशील नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वाष्पशील नहीं होता है। और क्या होता है? कांच में नहीं चिपकता है। ये इधर देख लेना। ठीक है, कांच में चिपकता नहीं है। ठीक, ये सब इनके गुण हैं। और ये क्या होता है? ये ना चांदी के समान चमकता है, इसलिए इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्विक सिल्वर भी कहते हैं इसको, पारा को। ठीक, ये हो गया। अब द्रव तापमापी हो गया। अब हम देखते हैं गैस तापमापी, गैसीय तापमापी। अब देखते हैं हम गैस तापमापी। ठीक, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। जो गैसीय तापमापी होता है इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन से हम -200 सेल्सियस से 500 सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं। ठीक, ये बहुत महंगा आता है। ठीक, और नाइट्रोजन से हम जो -2 से है उससे 600 तक क्या कर सकते हैं, तापमान माप सकते हैं। इसका प्रयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं। ठीक, गैसीय तापमापी में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें -200 से जो 500 सेल्सियस तक है उसका तापमान क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और नाइट्रोजन से -200 से -600 तक का तापमान माप सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, ठोस तापमापी आता है। ठीक, ठोस तापमापी में हम देखते हैं प्लेटिनियम। ठीक, इससे 1200 तक के तापमान को मापा जा सकता है। किससे, प्लेटिनियम से। इससे ही हम हवाई जहाज का जो इंजन का तापमान होता है हम इससे ही नापते हैं। किससे, प्लेटिनियम से। और जो ताप युग्म होता है, ताप युग्म, ये भी ठोस तापमापी के अंतर्गत आता है। ये 1600 तक के जो तापमान होता है उसको माप सकता है। ताप युग्म जो होता है वो एल्युमिनियम और तांबे से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये 1600 तक के सेल्सियस का तापमान माप सकता है। उसके बाद आता है पायरोमीटर। ये 800 से अनंत तक के तापमान को माप सकता है। कितने, 800 से अनंत तक। मतलब जिस भी वस्तु का तापमान 800 से अगर नीचे है तो उसका तापमान को पायरोमीटर से नहीं माप सकते। उसका मिनिमम तापमान 800 तो होना ही चाहिए अगर हमको पायरोमीटर से उसका तापमान मापना है। इससे हम सूर्य के तापमान माप सकते हैं। और पायरोमीटर से अगर तापमान मापना है तो ये जरूरी नहीं है कि हमको उसको वस्तु के टच में रखना होगा। हम वस्तु से दूर रखकर भी क्या कर सकते हैं, तापमान माप सकते हैं। जैसे कि विकिरण संवहन में होता है, विकिरण संवहन जो पढ़े हैं ना, उसी के अंतर्गत विकिरण से ये तापमान माप लेता है। अगर उस वस्तु से विकिरण निकल रहा है तो उस पायरोमीटर से तापमान माप लेता है। तो क्या होता है, 800 से अनंत तक माप सकता है। कौन, पायरोमीटर। ये क्या हो गया, तापमापी हो गया। ठीक, अब देखो एक अच्छे मतलब रहने के लिए, वातावरण के लिए हमें कितनी आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये हो गया, तापमापी पूरा कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़े हम लोग, पारा पढ़े हैं। पारा -29 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। वैसे पारा कितना तक तापमान माप सकता है, वो है 367 सेल्सियस तक माप सकता है। और एल्कोहल जो है -115 सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है। कौन, एल्कोहल। ठीक, तो ठंडे प्रदेश में हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। पारे का प्रयोग करने का कारण क्या क्या है कि वह चमकीला होता है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, वाष्पशील नहीं होता है, उससे पाठ्यांक और वो जो कांच में चिपकता नहीं है, इसलिए उसका क्या है, जब तापमान बढ़ता है तो आसानी से आगे खिसकता जाता है और उसका पाठ्यांक नोट करना आसान होता है। ठीक, ये अपारदर्शी होता है। ये सब क्या है, पारे के सब क्वालिटी से हम पारे का यूज द्रव तापमापी में करते हैं। गैस तापमापी में हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन -200 से 500 तक, नाइट्रोजन -200 से 600 तक। और अगर ठोस तापमापी प्लेटिनम का प्रयोग करेंगे, उसमें 1200 सेल्सियस तक
तापमान माप सकते हैं। हवाई जहाज के इंजन का जो तापमान है इसी से मापा जाता है। ठीक, अब ताप युग्म जो होता है उससे 1600 सेल्सियस तक 1600 सेल्सियस तक का हम तापमान माप सकते हैं। और पायरोमीटर 800 से अनंत तक, मिनिमम ताप कितना मापता है पायरोमीटर? 800 तक। ये हो गया हमारा तापमापी भी कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बचा हुआ बचा हुआ टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो मैं जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको कुछ कहना चाहती हूँ। जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं उन लोग 2 साल अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई को समय देना, सब चीज़ छोड़ छाड़ के अच्छे से पढ़ना। ठीक, 2 साल, अगर 2 साल में आपका हो जाता है तब तो ठीक, 2 साल में नहीं होता है तो आप अपना दूसरा लाइन पकड़ लेना। मतलब कि कुछ स्किल सीखना, जैसे कि अभी चैट जीपीटी आ गया है, गूगल ऐड है, कंटेंट राइटिंग है, ये सब स्किल्स, पढ़ाई छोड़ना नहीं बोल रही हूँ, मतलब इसके साथ साथ आप कुछ स्किल्स सीखते जाना ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। हमेशा प्लान बी लोगों के पास होना चाहिए। ठीक, तो अगर इस क्षेत्र में नहीं होगा तो हम इसमें बेस्ट कर लेंगे, ऐसा आपका क्या होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। तो पहले तो 2 साल आप अच्छे से कंटिन्यू पढ़ना ठीक से। अगर 2 साल में अगर नहीं होता है तो 2 साल से भी आप क्या करना, उसके बाद कुछ स्किल्स सीखना आप स्टार्ट कर देना। हो सके कि अगर आपको कुछ स्किल्स आगे से आता है तो उसमें आप जॉब में लग जाना। भले आप 1-2 महीना करके छोड़ दो, लेकिन आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर इससे नहीं हुआ तो इसमें मैं बेस्ट कर सकता हूँ। नहीं तो जैसे जैसे दिन जाता जाता है कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो होते जाता है और हम और अदर चीज़ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या हो जाता है, वो हो जाता है टाइम हमारे पास ख़त्म। और हम कुछ भी चीज़ को अगर करना चाहेंगे तो उसको एक परफेक्ट लेवल तक पहुँचाने के लिए हमको वो टाइम लगता ही है। तो और हमारे पास, हम एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, हमारे पास क्या होता है, टाइम हो जाता है ख़त्म। फिर हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें हम जल्दी से परफेक्शन पा जाए, तो जल्दी से परफेक्शन नहीं मिलता, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। इसलिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर 2 साल में नहीं हो रहा है तो और स्किल्स आप सीखें और स्किल्स में आप ध्यान दें और साथ में पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें, लेकिन अदर में क्या करें, स्किल्स भी आप सीखते रहें, क्योंकि हर चीज़ का 2 साइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों साइड को देखना चाहिए और दोनों साइड को देख के ही उसमें जाना चाहिए। इसलिए ये मेरा छोटा सा आपके लिए वो था, सलाह था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।